एग्रीकल्चर 4.0 देखते हैं। ये GS3 के अंदर एग्रीकल्चर का पार्ट है। एग्रीकल्चर 4.0 को स्मार्ट फार्मिंग या डिजिटल फार्मिंग कह सकते हैं। इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? इट रेफर्स टू फोर्थ मेजर रिवॉल्यूशन इन एग्री प्रैक्टिसेस विच एम्स, दो एम होते हैं इसके, रिसोर्स मैनेजमेंट जो इनपुट होगा और फूड प्रोडक्शन जो आउटपुट होगा। ठीक है। एम्स रिसोर्स मैनेजमेंट एंड फूड प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन by integrating advanced digital technologies such as IoT, AI, ML, big data analytics, robotics, blockchain, precision farming techniques into traditional agriculture practices। ठीक है। तो ये फोर्थ मेजर रिवॉल्यूशन है एग्री प्रैक्टिसेस में, जिसके क्या एम है? एक तो रिसोर्स मैनेजमेंट और फूड प्रोडक्शन की ऑप्टिमाइजेशन इसके एम है यूजिंग एडवांस डिजिटल टेक्नोलॉजीज। ठीक है। अब बेनिफिट क्या है एग्रीकल्चर 4.0 के? तो एक तो कुछ बेनिफिट्स इनपुट के लिए, कुछ बेनिफिट्स आउटपुट के लिए, कुछ बेनिफिट्स सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। इनपुट ऑप्टिमाइजेशन के लिए देखते हैं रिसोर्स यूज एफिशिएंसी, रिसोर्स एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी आएगी। सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस बाय ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स यूज, जैसे कि स्मार्ट इरिगेशन टेक्निक सिस्टम्स यूज करके वाटर कंजप्शन 50% से कम हो सकती है। जैसे कि तमिलनाडु प्रिसीजन फार्मिंग प्रोजेक्ट जो है, उसमें वाटर सेविंग 40 टू 50% हुई। जो तमिलनाडु प्रिसीजन फार्मिंग प्रोजेक्ट है, उसमें 40 टू 50% वाटर सेविंग हुई और 15 से 20% फर्टिलाइजर यूज हुआ, फर्टिलाइजर यूज रिडक्शन हुआ। अब अगला है आउटपुट्स कैसे इंप्रूव हो सकते हैं? बूस्ट क्रॉप यील्ड एंड प्रोडक्टिविटी वाया प्रिसीजन फार्मिंग। जो माइक्रोसॉफ्ट है और ICRI SAT है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन काउंसिल ऐसे करके कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, इक्रीसेट, माइक्रोसॉफ्ट और इक्रीसेट की जो पार्टनरशिप में एक ऐप डेवलप हुई, सोइंग ऐप जिसे कहते हैं। ये बेस्ट टाइम टू सो ये एडवाइस करती है विद रिस्पेक्ट टू वेदर, सॉइल एंड अदर इंडिकेटर्स टू ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन। इसके कारण आंध्र प्रदेश में ये ऐप टेस्ट होती है। आंध्र प्रदेश में इसके कारण 30% जो यील्ड है ग्राउंड नट की वो इंक्रीज हो गई सोइंग ऐप से। अब तीसरा है सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन और मार्केट एक्सेस कैसे बढ़िया होती है। अब जो ब्लॉकचेन बेस्ड सप्लाई चेन है ना सॉल्यूशन, ये ट्रेसेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाती है और ट्रस्ट अमंग द कंज्यूमर्स इंक्रीज करती है। तो ये बेटर प्राइजेस इसलिए फार्मर्स को मिल सकता है। जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो सप्लाई चेन है ना, उसमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की उसकी सप्लाई चेन में ब्लॉकचेन का काफ़ी यूज़ है। अब दूसरा सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन है कि जैसे ई नैम है, ठीक है, ई नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट है, उसमें 1400 मंडी, लगभग 1400 मंडीज को इंटीग्रेट कर दिया जा चुका है। 1.8 करोड़ फार्मर्स उसमें इंटीग्रेट हो गए और 2.5 लाख से ज़्यादा ट्रेडर्स उसमें इन्वॉल्व है। फेब 2024 तक का ये डेटा है। अब अदर सेक्टर्स या स्टेक होल्डर्स जिसको जो बेनिफिट होगा एग्रीकल्चर 4.0 से, फिर है कि भाई प्रिडिक्टिव एनालिसिस एंड डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग होगी। मतलब हम प्रेडिक्शन कर पाएंगे और डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग हो पाएगी। तो एग्रीकल्चर में जो इनहेरेंट वो है ना अनसर्टेनिटी, वो कम हो जाती है प्रिडिक्टिव एनालिसिस एंड डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग से। तो ये पॉलिसी मेकर्स को मदद करती है, इंश्योरेंस कंपनीज को मदद करती है और फूड प्रोसेसिंग कंपनीज को भी मदद करती है फार्मर्स के अलावा, ताकि ये प्रोएक्टिव मेजर्स ले पाए। जैसे कि एक फसल प्रोजेक्ट है जो एग्रो मीटियोरोलॉजी सैटेलाइट्स वगैरह का यूज़ करती है। ठीक है। फसल प्रोजेक्ट एंड अदर सच टेक्नोलॉजीज, एग्रोमीट्रोलॉजी और अदर सच टेक्नोलॉजीज का यूज़ करता है फसल प्रोजेक्ट। और ये क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है प्री हार्वेस्ट क्रॉप एस्टिमेट मेजर क्रॉप्स के लिए ना। तो ये फूड सिक्योरिटी प्लानिंग में बड़ा हेल्प आएगा। ठीक है, कि हमें राइस का एक्सपोर्ट कितना करना है, नहीं करना, वीट का कितना करना है, नहीं करना, हमें रिएक्टिव मेजर्स नहीं लेने पड़ेंगे, हम प्रोएक्टिव मेजर्स ले सकते हैं। अब दूसरा है कि ये इनोवेटिव सॉल्यूशंस, स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रिया अकेडमिया लिंकेज को भी प्रमोट करता है। एग्रीटेक जैसे देहात, जो एग्रीटेक स्टार्टअप है ना, 2000 रुपये, 2000 करोड़ का तो इसका लगभग प्रॉफिट था। ठीक है, लास्ट ईयर इसका जो रेवेन्यू था 2000 करोड़ का था 2023 में। तो हाई मार्जिन बिजनेस सच एज एक्सपोर्टिंग सस्टेनेबल फार्म प्रोड्यूस, फूड प्रोसेसिंग,
सेलिंग बायोलॉजिकल एग्रीकल्चरल इनपुट्स। तो ये इसको भी हेल्प मिलेगी एग्री 4.0 से। मान लो कि ब्लॉकचेन इम्प्लीमेंट हो जाती है, इसके कस्टमर्स का एग्री टेक स्टार्टअप देहात पे इसका कस्टमर्स का भरोसा बढ़ेगा, देन दे वुड बी ऑर्डरिंग मोर। ठीक है, तो एक पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो एग्रीटेक स्टार्टअप्स पे इसका असर पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनीज पे, फूड प्रोसेसिंग कंपनीज पे, अपना पॉलिसी मेकर्स पे। अब लास्ट है इनपुट आउटपुट सप्लाई चेन पे ऑप्टिमाइजेशन देख लिया हमने, स्टेक होल्डर्स पे असर देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि नॉलेज, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द एग्री नॉलेज और प्राइस डिस्कवरी इससे होगी, जो मोर एक्सेसिबल टू स्मॉल फार्मर होल्डर्स वाया एप्स, जैसे किसान सुविधा ऐप है या इफ्को किसान ऐप है। तो इनकी मिलियंस में रीच है और ये पर्सनलाइज्ड एडवाइस देते हैं क्रॉप मैनेजमेंट, पेस्ट कंट्रोल और मार्केट प्राइसेस को लेके ना। अब देख लेते हैं एग्री 4.0 है, 1 2 3 कौन सी है। वन एग्री 1.3 वो थी इनिशियल ट्रांजिशन जो हंटिंग गैदरिंग से अपना हुआ ना, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में 10,000 BC में। एग्री 1.2 तो उसे कहते हैं। एग्री 2.0 जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर में हुई ना 18th एंड 19th सेंचुरी में, जैसे कि मैकेनाइजेशन हुआ, क्रॉप रोटेशन इंक्रीज हुई और मतलब फेलोइंग ऑफ द लैंड जो होता था उस प्रैक्टिस को अबेंडन करा गया, ऑफकोर्स मैकेनाइजेशन के कारण ही हुआ, एंड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स था, तो इसे एग्री 2.0 कहा गया। एग्री 3.0 जो 1950s के दौरान ग्रीन रेवोल्यूशन होती है, जिसमें हाई यील्डिंग वेराइटीज के सीड्स, अपना एक्सपेंडिंग इरिगेशन और सिंथेटिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का इंक्रीज यूज था, जिससे फूड प्रोडक्शन बूस्ट हुई, माल्थूसियन ट्रैप को जिसने एस्केप करवाने में मदद करी। ठीक है, वो एग्री 3.0 है। इसमें क्या मैकेनाइजेशन और टास्क जो हुआ ना, जैसे हार्वेस्टिंग हो गया, इरिगेशन वगैरह हो गया ड्यूरिंग एग्री 3.0, ये इसने फाउंडेशन बनाई एग्री 4.0 के लिए, फ्यूचर एडवांसमेंट के लिए एग्री ऑटोमेशन में, जो रोबोटिक्स का यूज़ करके होगी ना। अब ये हम देख लेते हैं कुछ प्रमोटिंग फैक्टर्स रहे, की फैक्टर्स रहे, जैसे जैसे एग्री रिवॉल्यूशन हुआ। देखो, सबसे पहले तो एग्री रिवॉल्यूशन यूजिंग सिंपल टूल जो 10,000 BC में हुआ। उसके बाद फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टीम इंजन। पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, उसके बाद वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट एग्री में पड़ा, तो एग्री 2.0 में यूज़ ऑफ मशीनरी, पेस्टिसाइड्स वगैरह हुआ। फिर अगले 20th सेंचुरी में क्या हुआ, रोबोटिक्स एप्लीकेशन वगैरह की डेवलपमेंट हुई। वर्ल्ड वॉर में ये डेवलपमेंट हुई ना, वर्ल्ड वॉर के दौरान, तो अब उसका इम्पैक्ट सीधा एग्रीकल्चर में देखने पड़ा। डिप्लॉयमेंट ऑफ रोबोट्स वगैरह हमारे एग्रीकल्चर में लगाया गया। फिर तीसरा, अब आईओटी, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सेट्रा डाउनलोड हुई, डेवलप हुई, जैसे जैसे हमारी डेटा ड्रिवन इकोनॉमी होती जा रही है ना, तो ये सब डेवलप हुआ। तो अब एग्री 4.0 स्मार्ट सिस्टम्स वुड बी द नेक्स्ट इवोल्यूशन। ये डायग्राम पक्का बनाना है पेपर में। अब ये था इवोल्यूशन ऑफ एग्री के बारे में। अब ये तो वे फॉरवर्ड में बाद में देखते हैं। अब ठीक है, अब कुछ सक्सेस स्टडी देख लेते हैं कि स्मार्ट एग्रीकल्चर टेक्निक्स लगा के क्या है। जैसे कि ये दो नाम याद रखने हैं, विश्वनाथ हरीश, हरि विश्व के नाथ, हरीश धंधे धन देव। हरीश धन का देव है क्योंकि 1.5 से 2 करोड़ वो एनुअली कमा रहा है। ठीक है, कैसे कमा रहा है, गवर्नमेंट जॉब अपनी छोड़ के राजस्थान में एलोवेरा की खेती कर रहा है यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड मार्केट रिसर्च। उसने अपना बिजनेस 100 एकड़ में लगभग फैला लिया है। विश्वनाथ बोर्डवे, विश्वनाथ बोर्डवे जो थे, अ फार्मर फ्रॉम ड्रॉट प्रोन भीड़, महाराष्ट्र, वो लगभग 1 एकड़ से 7 लाख रुपए कमा रहा है थ्रू मल्टी क्रॉपिंग एंड एफिशिएंट फार्मिंग टेक्निक्स लाइक ड्रिप इरिगेशन। अब चैलेंजेस टू एग्रीकल्चर 4.0 इम्प्लीमेंटेशन, क्या क्या चैलेंजेस है। देखो, मेजरली जो चैलेंजेस है ना, वही चैलेंजेस है जो एग्रीकल्चर में है। तो स्ट्रक्चरल इश्यूज जो एग्रीकल्चर के हैं इंडिया में, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, 1.08 हेक्टेयर लगभग उनकी एवरेज लैंड होल्डिंग है। इसके कारण क्या, जो ये है टेक्नोलॉजीज हैं, ड्रिप इरिगेशन, ड्रोन्स वगैरह की, ये इकोनॉमिकली जो है अनवाइबल है उनके लिए। दूसरा है फ्रेगमेंटेशन ऑफ द लैंड है, जिसके कारण पर कॉस्ट जो टेक अडॉप्शन की कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। तो ये कॉम्प्ली और ये
जो डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस एट स्केल को भी कॉम्प्लिकेट कर देती है। मान लो हर दूसरे फार्म में अलग ही क्रॉप उग रही है, तो हाउ वुड डेटा वुड बी कैलकुलेटेड ना? एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिवनेस का डेटा कैसे कैलकुलेट होगा? अब डेटा ड्रिवन एग्रीकल्चरल सॉल्यूशन इफेक्टिवनेस रिड्यूसेस। हम डेटा ड्रिवन एग्री की बात करते हैं, बट अगर इतनी फ्रेगमेंटाइजेशन होगी और हर फील्ड में कुछ अलग ही उग रहा होगा, तो डेटा ड्रिवन एग्री को प्रमोट कैसे करा जाएगा? तीसरा, वही क्रेडिट अवेलेबिलिटी एंड अदर इश्यूज। अगर क्रेडिट नहीं है, ठीक है, तो हाउ वुड दीज, और ये जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज है, तो हाउ वुड दीज बी इंटीग्रेटेड ना एग्रीकल्चर में? अब नेक्स्ट है, देखो और भी बहुत सारे इश्यूज हम यहाँ लिख सकते हैं, बट दीज आर सफाइस फॉर नाउ, वो तो हम लिख ही देंगे। अब डिजिटल एंड डिजिटलाइजेशन एंड डेटा रिलेटेड इश्यूज। अभी हम एग्री 4.0, ये ऐसे कहते हैं ना, डेटा इज द फ्यूल ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0। तो ऐसी डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्री रिवॉल्यूशन 4.0। तो डिजिटलाइजेशन एंड डेटा रिलेटेड इशू, जो लैंड रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन हो रही है, वो एक स्लो प्रोसेस है क्योंकि रिकॉर्ड अच्छे से मेंटेन्ड है नहीं, और ऑफन वो ग्राउंड रियलिटीज़ को रिफ्लेक्ट भी नहीं कर रहे। डिजिटल लिटरेसी इंडिया में जो है केवल 38% है। 38% ऑफ हाउस होल्ड इन इंडिया डिजिटली लिटरेट है। अर्बन एरियाज में 61 है, पर गाँव में तो केवल 25% ही है। अब डीपीआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी इश्यूज। दो, जो डिजिटल इंडिया मिशन है उसने जो फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क है ना, उसकी डेंसिटी को इंक्रीज करा है, बट अभी भी जो कनेक्शन स्टिल रिमेन्स अनरिलायबल एंड इनपेनिट्रेबल इन मेनी एरियाज। लैक ऑफ पीपीपी कोलैबोरेशन ना डीपीआई में, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसीलिए लिमिटेड इन्वेस्टमेंट होती है, इसीलिए एक्सटेंशन नहीं हो पा रहा, ग्राउंड पे सर्विस बेटर नहीं मिल पा रही। अब एब्सेंस है यूनिफाइड एग्री डाटा प्लेटफॉर्म का, तो इसीलिए क्या ये हैम्पर करता है एआई/एमएल का मॉडल को। एक तो देखो, एक तो यूनिफाइड डेटा ग्राउंड पे ही नहीं है क्योंकि फ्रेगमेंटेशन ऑफ द लैंड हो रखा है। फिर दूसरा है कि यूनिफाइड एग्री डेटा प्लेटफॉर्म नहीं है। अलग अलग डेटा अलग अलग जगह, पीएम किसान का अलग डेटा, किसान क्रेडिट कार्ड का अलग डेटा, सबका अलग अलग डेटा यूज हो रहा है। तो यूनिफाइड एग्री डेटा प्लेटफॉर्म नहीं है कोई भी, और लोगों में ना ही तो डिजिटली डेटा रिकॉर्ड हो रहा, और ना ही उनमें डिजिटल लिटरेसी है, और कनेक्टिविटी इश्यूज भी है। ठीक है, तो कनेक्टिविटी इश्यूज है, ठीक है, इसीलिए डिजिटल लिटरेसी बढ़ नहीं रही, और डिजिटल लिटरेसी नहीं बढ़ रही तो डिजिटलाइजेशन करके भी क्या करेंगे लैंड रिकॉर्ड्स का? अब रिसर्च गैप भी है प्रिसीजन एग्री को अशर करने में ना। ये जो वैभव समिट है, ये मतलब साइंटिस्ट की समिट होती है, खाली एग्रीकल्चर नहीं और अदर टॉपिक्स पे भी यहाँ बात होती है, साइंस एंड टेक रिलेटेड। तो ये वैभव समिट के अंदर कुछ कुछ रिसर्च गैप्स नोट करे गए हैं, जैसे कि हमें चाहिए ना एक अफोर्डेबल, स्केल न्यूट्रल, प्रिसीजन एग्री टेक्नोलॉजी। अफोर्डेबल, स्केल न्यूट्रल, प्रिसीजन एग्री टेक्नोलॉजी हमें चाहिए, बट उस पर अभी फोकस नहीं है हमारा। हमें चाहिए डेवलप एक लो कॉस्ट सेंसर्स, इंडिजिनस लो कॉस्ट सेंसर्स विद इंटीग्रेटेड, जिसमें प्लेटफॉर्म पीआरआई जिसमें इंटीग्रेटेड हो। पीआरआई पंचायत राज इंस्टीट्यूशन नहीं, प्लेटफॉर्म रोबोटिक्स और आईओटी। हमें एक चाहिए लो कॉस्ट सेंसर, चाहिए हमें इंडिजिनस लो कॉस्ट सेंसर चाहिए जिसमें इंटीग्रेटेड हो पीआरआई, प्लेटफॉर्म रोबोटिक्स, आईओटी, ताकि इम्प्रूव मैनेजमेंट हो पाए। सेंसर बेस्ड अर्ली डिटेक्शन ऑफ स्ट्रेस वाया बिग डेटा एनालिटिक्स एंड मॉडलिंग। अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव देख से लेते हैं एग्रीकल्चर 4.0 और एग्री डिजिटलाइजेशन को लेके। अब स्पैम स्पैम करो आइडिया निका, स्पैम करो आइडिया निका ई नैम पर, स्पैम करो आइडिया निका ई नैम पर। स्पैम मतलब स्पैम, सबमिशन ऑन एग्री मैकेनाइजेशन। ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को ना फार्म मैकेनाइजेशन में हेल्प करता है थ्रू कस्टम हायरिंग सेंटर्स, हाई टेक इक्विपमेंट हब्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग से। ठीक है, एस मैम स्पैम आइडिया देगा ई ई नैम पे। आइडिया क्या है? इंडियन डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर, इंडियन डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर।
ये एक फ्रेमवर्क और फाउंडेशन है टू डिजाइन इनोवेटिव एग्री बेस्ड सॉल्यूशंस लेवरेजिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। अब ये जो डिजिटल एग्री एंड प्रिसीजन एग्री, इट हेल्प्स बिल्ड कैपेसिटीज डिजिटल एग्री और प्रिसीजन एग्री में। राइट इन्फो राइट टाइम पे अगर मिलती है ना, तो हम डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं, बेटर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन हो पाती है उस चीज़ की। अब नेकपा, निगा बोला ना, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर, ये स्टेट्स को सपोर्ट करती है उनके प्रोजेक्ट्स में जो टेक्नोलॉजीज को लेके है ना, AI ML रोबोटिक्स ड्रोन्स डेटा एनालिटिक्स ब्लॉकचेन एक्सेट्रा, टू मॉडर्नाइज एग्री। ठीक है, सपोर्ट स्टेट प्रोजेक्ट टू मॉडर्नाइज एग्री। नेकपा नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। फिर स्मैम आइडिया नेकपा। इनाम इनाम हम पहले ही देख चुके हैं। ये एक यूनिफाइड नेशनल एग्री मार्केट बनाने में मदद करता है। कुछ इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन के लिए ऐप्स वगैरह भी हैं। तो किसान सुविधा मोबाइल ऐप, ये क्रूशियल इंफॉर्मेशन जो है ना वो फार्मर को डिसमिनेट करेगा, वेदर से रिलेटेड, पोस्ट से रिलेटेड, प्राइस से रिलेटेड। फिर एक एम किसान ऐप है जो किसानों को बिना ही रजिस्टर करे उनको एडवाइजरीज भेजेगा। अब फिर तीसरा है क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, जो फार्मर्स कैन रिपोर्ट ऑफ क्रॉप लॉस अंडर PM फसल बीमा योजना ऑन इट। अब अगला है हॉट नेट, ये इज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर नेशनल मिशन ऑन हॉर्टिकल्चर फॉर ऑनलाइन फाइलिंग एंड DBT टू फार्मर्स अकाउंट। ठीक है, अब वे फॉरवर्ड देख लेते हैं। वे फॉरवर्ड में सबसे पहले ये देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक ये डायग्राम बना देता है। वे फॉरवर्ड लिखने से पहले ना ये वाला डायग्राम बना देता है कि डिजिटल इनोवेटिव इकोसिस्टम इन एग्री फूड सिस्टम, डिजिटल इनोवेटिव डिजिटल इनोवेटिव इकोसिस्टम इन एग्री फूड सिस्टम, उसके इनेबलर्स क्या क्या है। कुछ टीयर 1 इनेबलर्स है, कुछ टीयर 2 इनेबलर्स है। टीयर 2 में देखो हर जगह डिजिटल ही डिजिटल लिखा है। टीयर 1 इनेबलर हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास नॉन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बेसिक अवेलेबिलिटी तो हो सबसे पहले। फिर दूसरी बात है कि हमारे पास अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज हो। पहले नॉन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तो ले आओ, उसके बाद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ले आना। ठीक है, अब तीसरा है कि गवर्नमेंट कैपेसिटी टू फॉस्टर डिजिटल इनोवेशन। बेसिक एजुकेशन एंड स्किल्स तो लोगों के पास हो, उसके बाद ही डिजिटल इनोवेशन को फॉस्टर कर लेना। गवर्नमेंट के पास कैपेसिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा कि हमें नॉन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। तो फिर हमें अपना स्किल्स चाहिए, बेसिक एजुकेशन एंड स्किल्स चाहिए ताकि फॉस्टर ऑन डिजिटल इनोवेशन कर सके। अब टीयर 2 इनेबलर्स में क्या है, प्लेटफॉर्म डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और डिजिटल पेमेंट सिस्टम भी है। देखो, डिजिटल इंटरप्रेन्योर कब बन सकते हैं, कब, जब कोई एक प्लेटफॉर्म हो जिस पे हम अपनी सर्विस दे पा रहे हो, एक पेमेंट सिस्टम हो जिससे हम पैसे ले पा रहे हो, फिर हमारे पास कुछ कुछ स्किल्स हो। ठीक है, तो इससे हमारी एक डिजिटल इकोनॉमी बन जाएगी। क्या, हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म हो जिस पे हम अपनी डिजिटल सर्विस दे पा रहे हो। ठीक है, और हमारे हम डिजिटल पेमेंट सिस्टम से पैसे ले पा रहे हो, और हमारे पास कुछ डिजिटल स्किल्स भी हो, इसे कहते हैं डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। और एक्सेस टू डेटा भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप का। अब हम वे फॉरवर्ड देख लेते हैं बस। अब जो कॉपरेशन है ना, देखो ऐसे मैंने हेड्स में डिवाइड करा है, करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट पॉइंट भी लिख सकता था, बट पेपर में ऐसे ही याद रहते हैं। देखो कुछ कुछ चीजें कॉपरेशन होगी। कॉपरेशन क्या मतलब, फार्मर्स का फार्मर से कॉपरेशन, फार्मर्स का सरकार से कॉपरेशन, या सरकार पब्लिक प्राइवेट का कॉपरेशन, या इंटरनेशनल लेवल पे कॉपरेशन, ऐसे। अब टेक्नोलॉजी भी अलग अलग तरीके की है। ब्लॉकचेन, AI ML, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, ठीक है, या फिर बायोटेक, अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी है। फिर है गवर्नेंस। गवर्नेंस भी देखो, या तो मतलब ई गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, एथिकल गवर्नेंस, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, ऐसे अलग अलग तरीके की है। फिर IEC तो हम लिखते ही हैं, ठीक है, अवेयरनेस वगैरह फैलाने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कॉपरेशन। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए, डिजिटल इंफ्रा, खाली इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी होनी चाहिए, रूरल एरियाज में स्पेसिफिकली। ठीक है, ये सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर सकता है रूरल एरिया की इंटरनेट कनेक्टिविटी को ना।
हमें फोकस करना चाहिए कि हम वाईफाई हॉटस्पॉट लगाएं विलेजेस के अंदर, और सब्सिडाइज डेटा प्लान दे एग्री यूज के लिए, जैसे सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, सब्सिडाइज्ड वाटर देते हैं, ऐसी सब्सिडाइज्ड डेटा प्लान भी दे फॉर एग्री यूज, मेकिंग डिजिटल एग्री सर्विसेज मोर एक्सेसिबल टू फार्मर्स। ठीक है। अभी जो वहाँ पे डिजिटल लिटरेसी इलिटरेसी है, ठीक है, तो 25% डिजिटल लिटरेसी है बस वहाँ पे गांव में, तो उसको इम्प्रूव करना है तो पहले एक्सेस तो दोगे ना, डिजिटल एग्री सर्विसेज को एक्सेस दो उनको। फिर एफ पी ओज फॉर टेक, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है ये स्मॉल लैंड होल्डिंग के जो चैलेंजेस हैं उसे ओवरकम करने में हेल्प करती है। गवर्नमेंट का एम है कि 10,000 नए एफ पी ओज बनाना 2024 तक। ठीक है। ये चीज़ एक प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटी कि एग्री 4.0 टेक्नोलॉजीज को भी हम साथ के साथ प्रमोट करें। सक्सेस ऑफ एफपीओ जैसे कि सह्याद्री फार्म जो महाराष्ट्र में है ना, उसने मदद करा है एसएमएफ को अडॉप्ट प्रिसीजन फार्मिंग टेक्निक्स। अब जो टेक्नोलॉजी है ना, वो ब्रेन टॉक ब्रेन जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, वो डेटा इंटीग्रिटी, ट्रेसेबिलिटी, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी इन डेटा एग्री डेटा इकोसिस्टम में हेल्प करता है। जैसे कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, उसकी ब्लॉकचेन बेस्ड मार्केट पायलट पायलट प्रोग्राम है उसका ब्लॉकचेन बेस्ड मार्केट प्लेस ब्लॉकचेन बेस्ड मार्केट प्लेस पायलट। ठीक है। इस ब्लॉकचेन बेस में होता क्या है, जैसे अगर कोई प्लेटफॉर्म है, उस पर फार्मर ने अपलोड कर दिया, भाई मैं सो एंड सो फार्मर हूँ, मेरे पास इतने क्विंटल कॉफ़ी बीन्स है, मैं इसलिए वैसे लेना चाहता हूँ, और अगर कोई इंटरेस्टेड है तो बताए। तो कोई अगर बताएगा उस प्लेटफॉर्म पे तो वो उसको डायरेक्ट सेंड कर देगा। ठीक है। तो ये एक ट्रस्टेड प्रोसेस रहेगा जिसमें श्योर होगा कि देयर इज नो एक्सप्लॉयटेशन। अब लोकलाइज्ड एग्रीटेक सॉल्यूशंस, देखो कि कृषि कृषि विज्ञान केंद्र से मिलके ना एग्रो क्लाइमेटिक चैलेंजेस के अकॉर्डिंग लोकलाइज्ड एग्रीटेक सॉल्यूशंस होने चाहिए। फिर गवर्नेंस के लिए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स होना चाहिए फॉर एग्रीटेक इनोवेशंस, ताकि कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट कंट्रोल टेस्टिंग करी जाए रियल वर्ल्ड कंडीशंस में ना। ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फॉर फिनटेक जैसे बहुत सक्सेसफुल हुआ है, उसके बेसिस पे ये बनाया जा सकता है। अब इंडस्ट्री और इंटीग्रेट करना चाहिए हमें, जो एग्री 4.0 की नॉलेज है ना, वो एग्रीकल्चर एजुकेशन में हमें इंटीग्रेट करनी चाहिए, सर्कुलर को अपडेट करो, और ताकि स्किल्स जो है वर्कफोर्स की वो इन्हांस हो और इनोवेशन करने में मदद हो। अब जो इंडस्ट्री अकेडमी लिंकेज है, लिंक पार्टनरशिप विद माइक्रोसॉफ्ट एंड आईसीआर कैन ब्रिंग इंडस्ट्रियल एक्सपर्टीज टू एग्री। ठीक है। हमने क्या देखा, हमने डेफिनेशन देखी, हमने एग्री 1.2 1 2 3 देखा, हमने ये टीयर 2 टीयर 3 डायग्राम देखा, हमने ये वाला डायग्राम देखा। ठीक है। और हमने क्या देखा, हमने देखा कैसे बेनिफिट करता है ये ऑप्टिमाइजेशन करने में इनपुट को, आउटपुट को, और वो ब्लॉक इसके सप्लाई चेन को। अदर स्टेक होल्डर्स जैसे कि सरकार, इंश्योरेंस कंपनी, फूड प्रोसेसिंग कंपनी या कोई स्टार्टअप वगैरह, उनको कैसे प्रमोट करता है। एग्रीकल्चर नॉलेज को कैसे डेमोक्रेटाइज करता है। हरीश हरीश धांदेव हरीश दानदेव विश्वनाथ बोर्डवे हरीश दानदेव विश्वनाथ बोर्डवे। फिर हमने देखा कि क्या स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, डिजिटलाइजेशन को इश्यूज हैं, मतलब रिसर्च गैप है जो वैभव समिट के में बताई गई। फिर स्पैम कर दो आइडिया को निगाह ई नैम प्लेटफॉर्म पर। फिर किसान सुविधा, एम किसान, क्रॉप इंश्योरेंस, हॉट नेट, वे फॉरवर्ड की बात आई। ठीक है। कॉपरेशन, टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस, आईईसी। ठीक है। ये हो गया एग्रीकल्चर 4.0 स्मार्ट फार्मिंग एंड डिजिटल फार्मिंग टॉपिक।